प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। आज हम कक्षा 8 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 3 से 16वां पाठ पढ़ेंगे। 16वां पाठ एक निबंध है, पानी की कहानी। लेखक हैं रामचंद्र तिवारी और इसी के साथ एक केवल पढ़ने के लिए आलेख दिया गया है। निबंध का एक छोटा रूप आलेख होता है। हम पृथ्वी की संतान, प्रभु नारायण जी ने इसे लिखा है, ये भी हम पढ़ेंगे। आइए निबंध की ओर चलते हैं। निबंध है पानी की कहानी। पानी अर्थात जल। जल की कहानी यहाँ कवि कह रहा है, लेखक बता रहा है कि पानी के 3 रूप तो हम जानते ही हैं। द्रव अवस्था है उसकी, वाष्प है, और ठोस है। ठोस बर्फ के रूप में, वाष्प भाप के रूप में और द्रव अवस्था पानी के रूप में है। आइए पाठ शुरू करते हैं। मैं आगे बढ़ा ही था कि बेर की झाड़ी पर से मोती सी एक बूंद मेरे हाथ पर आ पड़ी। लेखक कह रहा है कि मैं आगे बढ़ा ही था। बेर का पेड़ होता है, बेर की झाड़ी होती है, झाड़ी भी बोल देते हैं। तो उस झाड़ी से मोती जैसी एक बूंद मेरे हाथ पर आ गिरी। मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब मैंने देखा कि ओस की बूंद मेरी कलाई पर से सरक कर हथेली पर आ गई। मेरी नज़र पड़ते ही वह ठहर गई। मेरी दृष्टि अर्थात मेरी नज़र पड़ते ही वह ठहर गई, रुक गई। थोड़ी देर में मुझे सितार के तारों की सी झनकार सुनाई देने लगी। मैंने सोचा कि कोई बजा रहा होगा, अर्थात कोई सितार बजा रहा होगा। चारों ओर देखा, कोई नहीं। फिर अनुभव हुआ कि यह स्वर मेरी हथेली से निकल रहा है। ध्यान से देखने पर मालूम हुआ कि बूंद के 2 कण हो गए। बूंद जो है 2 हिस्सों में बट गई और वे दोनों हिल हिल कर यह स्वर उत्पन्न कर रहे हैं मानो बोल रहे हों। जो बूंद के 2 कण हैं वो आपस में हिल करके एक स्वर निकाल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो वार्तालाप कर रहे हैं। उसी सुरीली आवाज़ में मैंने सुना, सुनो सुनो। मैं चुप था। फिर आवाज़ आई, सुनो सुनो। अब मुझसे न रहा गया, मेरे मुख से निकल गया, कहो कहो। ओस की बूंद मानो प्रसन्नता से हिली और बोली, मैं ओस हूँ, जानता हूँ। मैंने कहा, लोग मुझे पानी कहते हैं, जल भी मालूम है। लेखक ने कहा, मालूम है। मैं बेर के पेड़ में से आई हूँ, मैं बेर के पेड़ में से आई हूँ, झूठी। लेखक ने कहा, झूठ बोलती हो। मैंने कहा और सोचा, बेर के पेड़ से क्या पानी का फव्वारा निकलता है? लेखक ने कहा बूंद से कि बेर के पेड़ से कौन सा पानी का फव्वारा निकलता है। बूंद फिर हिली, मानो मेरे अविश्वास से उसे दुख हुआ हो। सुनो, मैं इस पेड़ के पास की भूमि में बहुत दिनों से इधर उधर घूम रही थी। मैं कणों का हृदय टटोलती फिरती थी कि एकाएक पकड़ी गई। कैसे? मैंने पूछा। वह जो पेड़ तुम देखते हो न, वह ऊपर ही इतना बड़ा नहीं है, पृथ्वी में भी लगभग इतना ही बड़ा है। उसकी बड़ी जड़ें, छोटी जड़ें और जड़ों के रोए हैं। वे रोए बड़े निर्दयी होते हैं, दया रहित होते हैं। मुझ जैसे असंख्य जलकणों को वे बलपूर्वक पृथ्वी में से खींच लेते हैं। कुछ को तो पेड़ एकदम खा जाते हैं और अधिकांश का सब कुछ छीनकर उन्हें बाहर निकाल देते हैं। क्रोध और घृणा से उसका शरीर कांप उठा। क्या तुम समझते हो कि वे इतने बड़े यूं ही खड़े हैं? उन्हें इतना बड़ा बनाने के लिए मेरे असंख्य बंधुओं ने अपने प्राण नाश किए हैं।
मैं बड़े ध्यान से उसकी कहानी सुन रहा था। बूंद ने कहा कि मेरे असंख्य बंधुओं ने अपने प्राणों का नाश करके उसे इतना बड़ा बनाने में सहयोग दिया है। हाँ, तो मैं भूमि के खनिजों को अपने शरीर में घुलाकर आनंद से फिर रही थी कि दुर्भाग्यवश, बुरे भाग्य के वश एक रोए से मेरा शरीर छू गया। मैं कांपी, दूर भागने का प्रयत्न किया, परंतु वे पकड़कर छोड़ना नहीं जानते। मैं रोए में खींच ली गई। फिर क्या हुआ, मैंने पूछा। मेरी उत्सुकता बढ़ चली थी। लेखक की जानने की जो इच्छा है वो काफ़ी बढ़ गई थी। मैं एक कोठरी में बंद कर दी गई। बूंद बता रही है कि मुझे एक कोठरी में बंद कर दिया गया। थोड़ी देर बाद ऐसा जान पड़ा कि कोई मुझे पीछे से धक्का दे रहा है और कोई मानो हाथ पकड़कर आगे को खींच रहा हो। मेरा एक भाई भी वहाँ लाया गया। उसके लिए स्थान बनाने के कारण मुझे दबाया जा रहा था। आगे एक और बूंद मेरा हाथ पकड़कर ऊपर खींच रही थी। मैं उन दोनों के बीच पिस चली। मैं लगभग 30 दिन तक यह सांसत, ये पीड़ा भोगती रही। मैं पत्तों के नन्हे नन्हे छेदों से होकर जैसे तैसे जान बचाकर भागी। मैंने सोचा था कि पत्ते पर पहुंचते ही उड़ जाऊंगी, परंतु बाहर निकलने पर ज्ञात हुआ कि रात होने वाली थी और सूर्य, जो हमें उड़ाने की शक्ति देते हैं, जा चुके थे और वायुमंडल में इतने जलकण उड़ रहे हैं कि मेरे लिए वहाँ स्थान नहीं है। तो मैं अपने भाग्य पर भरोसा कर पत्तों पर ही सिकुड़ी पड़ी रही। अभी जब तुम्हें देखा तो जान में जान आई और रक्षा पाने के लिए तुम्हारे हाथ पर कूद पड़ी। इस दुख तथा भावपूर्ण कहानी का मुझ पर बड़ा प्रभाव पड़ा। मैंने कहा, जब तक तुम मेरे पास हो कोई पत्ता तुम्हें न छू सकेगा। भैया, तुम्हें इसके लिए धन्यवाद है। मैं जब तक सूर्य न निकले तभी तक रक्षा चाहती हूँ। उनका दर्शन करते ही मुझ में उड़ने की शक्ति आ जाएगी। मेरा जीवन विचित्र घटनाओं से परिपूर्ण है। मैं उसकी कहानी तुम्हें सुनाऊंगी तो तुम्हारा हाथ तनिक भी न दुखेगा। अच्छा, सुनाओ। बूंद कहानी सुनाती है अपने जीवन की विचित्रता की। बहुत दिन हुए मेरे पुरखे, मेरे पूर्वज हृदजन अर्थात हाइड्रोजन और ओसजन अर्थात ऑक्सीजन नामक 2 गैसें सूर्यमंडल में लपेटों के रूप में विद्यमान थी। सूर्यमंडल अपने निश्चित मार्ग पर चक्कर काट रहा था। वे दिन थे जब हमारे ब्रह्मांड में उथल पुथल हो रही थी। अनेक ग्रह और उपग्रह बन रहे थे। ठहरो, क्या तुम्हारे पुरखे अब सूर्यमंडल में नहीं हैं? हैं, उनके वंशज अपनी भयावह लपटों से अब भी उनका मुख उज्ज्वल किए हुए हैं। हाँ, तो मेरे पुरखे बड़ी प्रसन्नता से सूर्य के धरातल पर नाचते रहते थे। एक दिन की बात है कि दूर एक प्रचंड प्रकाश पिंड दिखाई पड़ा। उनकी आंखें चौंधियाने लगी। यह पिंड बड़ी तेजी से सूर्य की ओर बढ़ रहा था। ज्यों-ज्यों पास आता जाता था उसका आकार बढ़ता जाता था। यह सूर्य से लाखों गुना बड़ा था। उसकी महान आकर्षण शक्ति से हमारा सूर्य कांप उठा। ऐसा ज्ञात हुआ कि उस ग्रहों के राजा से टकराकर हमारा सूर्य चूर्ण हो जाएगा। वैसा न हुआ। वह सूर्य से सहस्त्रों अर्थात हजारों मील दूर से ही घूम चला, परंतु उसकी भीषण आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य का एक भाग टूटकर उसके पीछे चला। सूर्य से टूटा हुआ भाग इतना भारी खिंचाव संभाल न सका और कई टुकड़ों में टूट गया। उन्हीं में से एक टुकड़ा हमारी पृथ्वी है। यह प्रारंभ में एक बड़ा आग का गोला थी। ऐसा, परंतु उन लपटों से तुम पानी कैसे बनी?
मुझे ठीक पता नहीं। हाँ, यह सही है कि हमारा ग्रह ठंडा होता चला गया, अर्थात पृथ्वी जो है सूर्य से टूटा हुआ एक खंड है, भाग है, जो आग का गोला ही था, लेकिन बाद में क्या है, ठंडा होता गया। और मुझे याद है कि अरबों वर्ष पहले मैं हाइड्रोजन और ओसजन की रासायनिक क्रिया के कारण उत्पन्न हुई हूँ। उन्होंने आपस में मिलकर अपना प्रत्यक्ष अस्तित्व गंवा दिया है और मुझे उत्पन्न किया है। मैं उन दिनों भाप के रूप में पृथ्वी के चारों ओर घूमती फिरती थी। उसके बाद न जाने क्या हुआ, जब मुझे होश आया तो मैंने अपने को ठोस बर्फ़ के रूप में पाया। मेरा शरीर पहले भाप रूप में था, वह अब अत्यंत छोटा हो गया था। वह पहले से कोई 17वां भाग रह गया था। मैंने देखा, मेरे चारों ओर मेरे असंख्य साथी बर्फ़ बने पड़े थे। जहाँ तक दृष्टि जाती थी, बर्फ़ के अतिरिक्त कुछ न दिखाई पड़ता था। जिस समय हमारे ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती थी तो सौंदर्य बिखर पड़ता था। हमारे कितने साथी ऐसे भी थे जो बड़ी उत्सुकता से आंधी में ऊंचा उड़ने, उछलने कूदने के लिए कमर कसे तैयार बैठे रहते थे। बड़े आनंद का समय रहा होगा वहाँ, बड़े आनंद का। कितने दिनों तक, कई लाख वर्षों तक, कई लाख, हाँ, चौंको नहीं, मेरे जीवन में 100-200 वर्ष दाल में नमक के समान भी नहीं हैं। मेरे जीवन में 100-200 वर्ष दाल में नमक के समान भी नहीं हैं। मैंने ऐसे दीर्घजीवी से वार्तालाप करते जान अपने को धन्य माना और ओस की बूंद के प्रति मेरी श्रद्धा और भी बढ़ चली। हम शांति से बैठे एक दिन हवा से खेलने की कहानियाँ सुन रहे थे कि अचानक ऐसा अनुभव हुआ मानो हम सरक रहे हों। सबके मुख पर हवाइयाँ उड़ने लगी, अर्थात सब हवाइयाँ उड़ना, परेशानी अनुभव करना, आश्चर्यचकित रह जाना, भयभीत होना। अब क्या होगा? इतने दिन आनंद से काटने के पश्चात अब दुख सहन करने का साहस हम में न था। बहुत पता लगाने पर हमें ज्ञात हुआ कि हमारे भार से ही हमारे नीचे वाले भाई दबकर पानी हो गए हैं। उनका शरीर ठोसपन को छोड़ चुका है और उनके तरल शरीर पर हम फिसल चले हैं। मैं कई महीने समुद्र में इधर उधर घूमती रही। फिर एक दिन गर्म धारा से भेंट हो गई। धारा के जलते अस्तित्व को ठंडक पहुंचाने के लिए हमने उसकी गर्मी सौखनी प्रारंभ कर दी और इसके फलस्वरूप में पिघल पड़ी और पानी बनकर समुद्र में मिल गई। समुद्र का भाग बनकर मैंने जो दृश्य देखा वह वर्णनातीत है, अर्थात वर्णन नहीं किया जा सकता। उस दृश्य का वर्णन से परे है। मैं अभी तक समझती थी कि समुद्र में केवल मेरे बंधु बांधवों का ही राज्य है, परंतु अब ज्ञात हुआ कि समुद्र में चहल पहल वास्तव में दूसरे ही जीवों की है और उसमें निरा नमक भरा है, निरा बहुत सारा नमक भरा है। पहल समुद्र का खारापन मुझे बिल्कुल नहीं भाया। जी मचलाने लगा, मेरा जो जी है, मन है, वो मचलाने लगा, पर धीरे धीरे सब सहन हो चला। एक दिन मेरे जी में आया कि मैं समुद्र के ऊपर तो बहुत घूम चुकी हूँ, भीतर चलकर भी देखना चाहिए कि क्या है। इस कार्य के लिए मैंने गहराई में जाना प्रारंभ कर दिया। मार्ग में मैंने विचित्र जीव देखे। मैंने अत्यंत धीरे धीरे रेंगने वाले घोंगे, जालीदार मछलियाँ, कई मन भारी कछुए और कई मन भारी कछुए और हाथों वाली मछलियाँ देखी। एक मछली ऐसी देखी जो मनुष्य से कई गुना लंबी थी। उसके 8 हाथ थे। वह इन हाथों से अपने शिकार को जकड़ लेती थी।
मैं और गहराई की खोज में किनारों से दूर गई तो मैंने एक ऐसी वस्तु देखी कि मैं चौंक पड़ी। अब तक समुद्र में अंधेरा था, सूर्य का प्रकाश कुछ ही भीतर तक पहुंच पाता था और बल लगाकर देखने के कारण मेरे नेत्र दुखने लगे थे, आंखों में दर्द होने लगा था। मैं सोच रही थी कि यहाँ पर जीवों को कैसे दिखाई पड़ता होगा कि सामने ऐसा जीव दिखाई पड़ा मानो कोई लालटेन लिए घूम रहा हो। यह एक अत्यंत सुंदर मछली थी। इसके शरीर से एक प्रकार की चमक निकलती थी जो इसे मार्ग दिखलाती थी। इसका प्रकाश देखकर कितनी छोटी छोटी अनजान मछलियाँ इसके पास आ जाती थी और यह जब भूखी होती थी तो पेट भर उनका भोजन करती थी। विचित्र है, ये जो घटना है ये विचित्र है। जो मछली है उसके सिर पर लालटेन के समान प्रकाश है। जब मैं और नीचे समुद्र की गहरी तह में पहुंची तो देखा कि वहाँ भी जंगल हैं, छोटे ठिंगने मोटे पत्ते वाले पेड़ बहुतायत से उगे हुए हैं, बड़ी मात्रा में उगे हुए हैं। वहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, घाटियाँ हैं। इन पहाड़ियों की गुफाओं में नाना प्रकार के अनेक प्रकार के जीव रहते हैं जो निपट पूरी तरह अंधे तथा महा आलसी हैं, बड़े आलसी जीव हैं। यह सब देखने में मुझे कई वर्ष लगे। जी में आया कि ऊपर लौट चलें, परंतु प्रयत्न करने पर जान पड़ा कि यह असंभव है। मेरे ऊपर पानी की कोई 3 मील मोटी तह थी। मैं भूमि में घुसकर जान बचाने की चेष्टा करने लगी। यह मेरे लिए कोई नई बात न थी। करोड़ों जलकण इसी भांति अपनी जान बचाते हैं और समुद्र का जल नीचे धंसता चला जाता है। मैं अपने दूसरे भाइयों के पीछे पीछे चट्टान में घुस गई। कई वर्षों में कई मील मोटी चट्टान में घुसकर हम पृथ्वी के भीतर एक खोखले स्थान में निकले और एक स्थान पर इकट्ठा होकर हम लोगों ने सोचा कि क्या करना चाहिए। कुछ की सहमति में मैं वहीं पड़ा रहना ठीक था, परंतु हम में कुछ उत्साही युवा भी थे। वे एक स्वर में बोले, हम खोज करेंगे, पृथ्वी के हृदय में घूम घूम कर देखेंगे कि भीतर क्या छिपा हुआ है। अब हम शोर मचाते हुए आगे बढ़े तो एक ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ ठोस वस्तु का नाम भी न था। बड़ी बड़ी चट्टानें लाल पीली पड़ी थी और नाना प्रकार की धातुएं इधर उधर बहने को उतावली हो रही थी। इसी स्थान के आसपास एक दुर्घटना होते होते बची। हम लोग अपनी इस खोज से इतने प्रसन्न थे कि अंधाधुंध बिना मार्ग देखे बढ़े जाते थे। इससे अचानक एक ऐसी जगह जा पहुँचे जहाँ तापक्रम बहुत ऊंचा था। यह हमारे लिए असह्य था, सहन करने योग्य नहीं था। हमारे अगुआ आगे चलने वाले कांपे और देखते देखते उनका शरीर ओसजन और हृदजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में विभाजित हो गया। इस दुर्घटना से मेरे कान खड़े होना, सावधान होना। मैं अपने और बुद्धिमान साथियों के साथ एक और निकल भागी। हम लोग अब एक ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ पृथ्वी का गर्भ रह रह कर हिल रहा था। एक बड़े जोर का धड़ाका हुआ। हम बड़ी तेज़ी से बाहर फेंक दिए गए। हम ऊंचे आकाश में उड़ चले। इस दुर्घटना से हम चौंक पड़े थे। पीछे देखने से ज्ञात हुआ कि पृथ्वी फट गई है और उसमें धुआं, रेत, पिघली धातुएं तथा लपटें निकल रही हैं। यह दृश्य बड़ा ही शानदार था और इसे देखने की हमें बार बार इच्छा होने लगी। मैं समझ गया तुम ज्वालामुखी की बात कह रही हो। हाँ, तुम लोग उसे ज्वालामुखी कहते हो। अब जब हम ऊपर पहुँचे तो हमें एक और भाप का बड़ा दल मिला।
हम गरज कर आपस में मिले और आगे बढ़े। पुरानी सहेली आंधी के भी हमें यहाँ दर्शन हुए। वह हमें पीठ पर लादे कभी इधर ले जाती कभी उधर। वे दिन बड़े आनंद के थे। हम आकाश में स्वच्छंद किलोले करते फिरते थे। बहुत से भाप जल कणों से मिलने के कारण हम भारी हो चले और नीचे झुक आए और एक दिन बूंद बनकर नीचे कूद पड़े। मैं एक पहाड़ पर गिरी और अपने साथियों के साथ मैली कुचेली हो एक और बह चली एक तरफ बह चली। पहाड़ों में एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर कूदने और किलकारी मारने में जो आनंद आया वह भूला नहीं जा सकता। हम एक बार बड़ी ऊंची शिखर पर से कूदे और नीचे एक चट्टान पर गिरे। बेचारा पत्थर हमारे प्रहार से टूटकर खंड खंड हो गया। यह जो तुम इतनी रेत देखते हो, पत्थरों को चबा चबा कर हम ही बनाते हैं। जिस समय हम मौज में आते हैं तो कठोर से कठोर वस्तु हमारा प्रहार सहन नहीं कर सकती। अपनी विजयों से उन्मत्त होकर हम लोग इधर उधर बिखर गए। मेरी इच्छा बहुत दिनों से समतल भूमि देखने की थी, इसलिए मैं एक छोटी धारा में मिल गई। सरिता के वे दिवस बड़े मज़े के थे। सरिता अर्थात नदी के वे दिन बड़े मज़े के थे। हम कभी भूमि को काटते, कभी पेड़ों को खोखलाकर उन्हें गिरा देते। बहते बहते मैं एक दिन एक नगर के पास पहुंची। मैंने देखा कि नदी के तट पर एक ऊंची मीनार में से कुछ काली काली हवा निकल रही है। मैं उत्सुक हो उसे देखने को क्या बढ़ी कि अपने हाथों दुर्भाग्य को न्योता दिया। ज्यों ही मैं उसके पास पहुंची, अपने और साथियों के साथ एक मोटे नल में खींच ली गई। कई दिनों तक मैं नल नल घूमती फिरी। मैं प्रति क्षण उसमें से भागने की चेष्टा में लगी रहती थी। भाग्य मेरे साथ था। बस एक दिन रात के समय में ऐसे स्थान पर पहुंची जहां नल टूटा हुआ था। मैं तुरंत उसमें होकर निकल भागी और पृथ्वी में समा गई। अंदर ही अंदर घूमते घूमते इस बेर के पेड़ के पास पहुंची। वह रुकी, सूर्य निकल आए थे। बस मैंने कहा, हाँ मैं अब तुम्हारे पास नहीं ठहर सकती। सूर्य निकल आए हैं, तुम मुझे रोक कर नहीं रख सकते। वह ओस की बूंद धीरे धीरे घटी और आँखों से ओझल हो गई। तो ये कहानी जो कवि अपनी कल्पना से कर रहे हैं, बूंद के माध्यम से उन्होंने अपनी जो लीला है, प्रसार है, जल की जो महिमा है, उसको यहाँ पर उद्घाटित किया है कि किस तरह से बूंद पानी है वो अपनी तीनों अवस्थाओं में किस तरह से उसका निर्माण हुआ। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से वो बना। सृष्टि प्रलय भी उसने देखी। बार बार आने वाली हलचलों को भी वो सहन करती है और किस किस रूप में उसने अपने आप को प्रकट किया है, ये सारी बातें जानकारी रूप में हमें लेखक के द्वारा दी गई। रामचंद्र तिवारी जी ने ये निबंध लिखा था। काफ़ी अच्छा रोचक निबंध हमें ये लगा। इसमें विज्ञान से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित जानकारियाँ भी हमें दी गई। अब अभ्यास प्रश्न है, ये प्रश्न हम करते हैं। पहला प्रश्न कहता है, लेखक को ओस की बूंद कहाँ मिली? साधारण सा प्रश्न है, बेर की झाड़ी पर मिली थी। तो ये भी हम लिखित में कर लेते हैं। 5 प्रश्न पाठ से हैं, पाठ से आगे के प्रश्न भी हैं। 4 प्रश्न हैं। अनुमान और कल्पना के 3 प्रश्न हैं। भाषा की बात का 1 प्रश्न है। तो ये अभी हम करते हैं। शब्दार्थ हैं, सांसत होता है कठिनाई में पड़ना, किसी संकट में फंसना। वर्णनातीत, जिसका वर्णन नहीं किया जा सके। तो आइए प्रश्नों की ओर चलते हैं। पाठ से पहला प्रश्न है, लेखक को ओस की बूंद कहाँ मिली? उत्तर है, लेखक प्रातःकाल बेर की झाड़ी के नीचे से गुजर रहा था कि बूंद अचानक उसकी कलाई पर गिरी और सरक कर हथेली पर चली आई। अर्थात लेखक को ओस की बूंद कहाँ मिली?
बेर की झाड़ी से, बेर की झाड़ी पर मिली। दूसरा प्रश्न है, ओस की बूंद क्रोध और घृणा से क्यों कांप उठी? उत्तर है, बूंद ने पेड़ों की स्वार्थपूर्ण प्रवृत्ति के बारे में बताया कि इस पेड़ के बराबर ही उसकी जड़ें तथा रोएं जमीन में फैले हुई हैं। इन्हीं में से एक रोए ने उसे भी बलपूर्वक अपनी ओर खींच लिया और अपने में समाहित कर लिया। बूंद वहाँ 3 दिन तक सांसत भोगती रही, पीड़ा भोगती रही। यह बताते हुए ओस की बूंद क्रोध और घृणा से कांप उठी। पेड़ की जो जड़ है उसने उसको ज़बरदस्ती खींचा है और 3 दिन तक वहाँ वो पड़ी रही है कष्ट में। आगे तीसरा प्रश्न है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पानी ने अपना पूर्वज या पुरखा क्यों कहा? उत्तर है, पानी की बूंद ने हाइड्रोजन अर्थात हाइड्रोजन और ओसजन अर्थात ऑक्सीजन को अपना पुरखा इसलिए कहा है क्योंकि दोनों की क्रिया के फलस्वरूप बूंद का जन्म हुआ। इस क्रिया में दोनों को प्रत्यक्ष अस्तित्व खो गया था, दोनों का जो अपना अपना अस्तित्व था वो खो गया था। हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों के मिलने से ही बूंद का निर्माण हुआ। आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न है, पानी की कहानी के आधार पर पानी के जन्म और जीवन यात्रा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। पाठ के आधार पर हमको पानी के जन्म और जीवन यात्रा का वर्णन करना है। आइए उत्तर देखते हैं। पानी के जन्म और जीवन यात्रा की कहानी। पानी का जन्म। इस पाठ में लेखक ने बताया है कि बहुत समय पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नामक गैसें सूर्यमंडल में तेज लपटों के रूप में विद्यमान थी। एक अन्य विशाल ग्रह की आकर्षण शक्ति के कारण उसका कुछ अंश टूटकर अलग हुआ और ठंडा हो गया। इसी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की क्रिया के फलस्वरूप पानी का जन्म हुआ। पानी की जीवन यात्रा की कहानी। पानी वायुमंडल में जल वाष्प के रूप में विद्यमान था। अन्य वाष्प दल के मिलने से वाष्प भारी तथा ठंडी हुई तथा भारी होकर वर्षा के रूप में नीचे आई। ये बूंदें पहाड़ की चोटियों पर बर्फ के रूप में जम गई। सूर्य की किरणों के ऊष्मा ने उन्हें पिघलाया तथा कुछ हिमखंड भी टूटकर इस पानी के साथ सरिता में आया, नदी में आया। सरिता से यह पानी सागर में पहुंचा। यह पानी सागर की तली तथा चट्टानों के बीच से होकर गहराई में चला गया। वहाँ पर ज्वालामुखी के विस्फोट के साथ ही वाष्प रूप में बाहर आ गया। यही पानी वर्षा के रूप में नदियों में आया तथा नल में जाकर एक टूटे भाग से, नल के टूटे भाग से जमीन पर टपक गया। यह पानी पृथ्वी द्वारा सौंप लिया गया और इसे पेड़ की जड़ ने अवशोषित किया। बेर के पेड़ की जड़ ने अवशोषित किया और पत्तियों के माध्यम से वाष्प रूप में वायुमंडल में छोड़ दिया। तो ये पानी की कहानी थी पाठ के अनुसार। आगे चलते हैं। पांचवा प्रश्न है, कहानी के अंत और आरंभ के हिस्से को स्वयं पढ़कर देखिए और बताइए कि ओस की बूंद लेखक को आप बीती सुनाते हुए किसकी प्रतीक्षा कर रही थी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कहानी का आरंभ और अंत पढ़कर हमें ज्ञात होता है कि ओस की बूंद लेखक को आप बीती सुनाते हुए सूर्य के निकलने की प्रतीक्षा कर रही थी। सूर्य की ऊष्मा पाकर उसमें उड़ने की ताकत आ जाएगी और वह उड़ सकेगी। आगे चलते हैं। पाठ से आगे प्रश्न है। पहला प्रश्न है पाठ से आगे, जल चक्र के विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए और पानी की कहानी से तुलना करके देखिए कि लेखक ने पानी की कहानी में कौन कौन सी बातें विस्तार से बताई हैं। उत्तर है, पानी हमारे आसपास नदियों, समुद्र, झील, कुओं, तालाब आदि में विद्यमान है। यह पानी सूर्य की ऊष्मा से वाष्पीकृत होकर भाप बन जाती है। यह भाप ठंडी होकर वर्षा के रूप में पुनः पृथ्वी पर आ जाता है और यह चक्र निरंतर चलता रहता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से पानी बनने की प्रक्रिया। पानी का पहाड़ों पर बर्फ रूप में जमा होना, फिर हिमखंड का टूटना, बर्फ का टूटना तथा ऊष्मा पाकर पिघलकर पानी बनना। अगली क्रिया है पानी की बूंद सागर की गहराई में जाना।
तथा विभिन्न समुद्री जीवों को देखना। अगला है ज्वालामुखी के विस्फोट के रूप में बाहर आना आदि। दूसरा प्रश्न है पानी की कहानी पाठ में ओस की बूंद अपनी कहानी स्वयं सुना रही है और लेखक केवल श्रोता है। इस आत्मकथात्मक शैली में आप भी किसी वस्तु का चुनाव करके कहानी लिखें। तो आप भी किसी वस्तु का चुनाव करके कहानी लिख सकते हैं। तो यह आपको करना है। आगे चलते हैं, तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है समुद्र के तट पर बसे नगरों में अधिक ठंड और अधिक गर्मी क्यों नहीं पड़ती? उत्तर है समुद्र के आसपास के इलाकों को पानी अपने आसपास का तापमान ने अधिक बढ़ने देता है और ने अधिक घटने देता है। यहाँ का तापमान समशीतोष्ण अर्थात सुहावना बना रहता है। यही कारण है कि समुद्र तट पर बसे नगरों में ने अधिक सर्दी पड़ती है और ने अधिक गर्मी। पानी के कारण ऐसा होता है। आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न है पेड़ के भीतर फव्वारा नहीं होता, तब पेड़ की जड़ों से पत्ते तक पानी कैसे पहुंचता है? इस क्रिया को वनस्पति शास्त्र में क्या कहते हैं? क्या इस क्रिया को जानने के लिए कोई आसान प्रयोग है? जानकारी प्राप्त कीजिए। आइए ये क्रिया हम जानते हैं। उत्तर है पेड़ के तने में जाइलम और फ्लोएम नामक विशेष कोशिकाएं होती हैं। इन विशेष कोशिकाओं का जो समूह है वो जाइलम जड़ों द्वारा अवशोषित पानी पत्तियों तक पहुंचाता है और इस तरह पेड़ में फव्वारा न होने पर भी पानी पत्ते तक पहुंच जाता है। इस क्रिया को वनस्पति शास्त्र में कोशिको क्रिया कहते हैं। कोशिको क्रिया कहते हैं। यह क्रिया उसी तरह होती है जैसे दीपक की बाती में तेल ऊपर चढ़ता है। प्रयोग इस क्रिया को समझने के लिए एक आसान सा प्रयोग करते हैं। एक ऐसा पौधा लेंगे जिसमें सफ़ेद रंग के पुष्प खिले हों। इस पौधे की जड़ों को उस बीकर में रख देते हैं जिसमें पानी भरा हो। इस पानी में नीली स्याही की कुछ बूंदें मिलाकर रंगीन बना देते हैं। कुछ समय के उपरांत हम देखते हैं कि सफ़ेद पुष्प की पंखुड़ियों पर नीली धारियां दिखाई देने लगी हैं। यह धारियां बीकर के रंगीन पानी के कारण हैं, जिन्हें जड़ों ने अवशोषित कर तने के माध्यम से तने के माध्यम से पत्तियों तथा पुष्पों तक पहुंचाया। छात्र इस प्रयोग को करके तथा विज्ञान शिक्षक से और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ बीकर एक पात्र है, बर्तन है, बाल्टी की तरह है, जिसमें पानी में नीली जो बूंदें हैं रंग की वो डाली गई हैं। आगे चलते हैं। अनुमान और कल्पना के प्रश्न हैं। आइए अनुमान और कल्पना। प्रश्न पहला, पानी की कहानी में लेखक ने कल्पना और वैज्ञानिक तथ्य का आधार लेकर ओस की बूंद की यात्रा का वर्णन किया है। ओस की बूंद अनेक अवस्थाओं में सूर्यमंडल, पृथ्वी, वायु, समुद्र, ज्वालामुखी, बादल, नदी और जल से होते हुए पेड़ के पत्ते तक की यात्रा करती है। इस कहानी की भांति आप भी लोहे अथवा प्लास्टिक की कहानी लिखने का प्रयास करें। ये कहानी आपको लिखनी है। दूसरा प्रश्न है अनुमान और कल्पना से। अन्य पदार्थों के समान जल की भी 3 अवस्थाएं होती हैं। अन्य पदार्थों से जल की इन 3 अवस्थाओं में एक विशेष अंतर यह होता है कि जल की तरह अवस्था की तुलना में ठोस अवस्था जो बर्फ़ है हल्की होती है। इसका कारण ज्ञात कीजिए। उत्तर है जल की 3 अवस्थाएं होती हैं। आइए जानते हैं कौन कौन सी अवस्थाएं हैं। 3 अवस्थाएं हैं ठोस, द्रव और गैस। जल की द्रव अवस्था की तुलना में उसकी ठोस अवस्था बर्फ हल्की होने का कारण यह है कि पानी के घनत्व की अपेक्षा उसका जो घनत्व है वो कम होता है। पानी के घनत्व की अपेक्षा जो पानी की बूंद है उसका घनत्व कम होता है।
कम घनत्व के कारण ही बर्फ़ हल्की होती है। बर्फ़ का जो घनत्व है वो कम होता है, इसलिए बर्फ़ हल्की होती है। पानी का घनत्व ज़्यादा होता है। तीसरा प्रश्न है, पाठ के साथ केवल पढ़ने के लिए दी गई पठन सामग्री हम पृथ्वी की संतान आलेख है एक। इसका सहयोग लेकर पर्यावरण संकट पर एक आप लेख लिख सकते हैं। अभी हम इसको पढ़ेंगे, हम पृथ्वी की संतान। तो आपको स्वयं को पर्यावरण संकट पर एक लेख लिखना है। आगे चलते हैं भाषा की बात की ओर। भाषा की बात। पहला प्रश्न है, किसी भी क्रिया को पूरी करने में जो भी संज्ञा आदि शब्द संलग्न होते हैं वे अपनी अलग अलग भूमिकाओं के अनुसार अलग अलग कारकों में वाक्य में दिखाई पड़ते हैं। जैसे वह हाथों से शिकार को जकड़ लेती थी। यहाँ जकड़ना क्रिया तभी संपन्न हो पाएगी जब कोई व्यक्ति शिकार हो जिसे जकड़ा जाए। इन भूमिकाओं की प्रकृति अलग अलग है। व्याकरण में ये भूमिकाएं कारकों के अलग अलग भेदों जैसे कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक आदि से स्पष्ट होती हैं। अपनी पाठ्यपुस्तक से इस प्रकार के 5 और उदाहरण खोजकर लिखिए और उन्हें भली भांति परिभाषित कीजिए। कहने का मतलब है कारक का ज्ञान। उत्तर है पाठ्यपुस्तक से खोजे गए 5 उदाहरण। आइए पहला उदाहरण लेते हैं। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यहाँ संसार में ये अधिकरण कारक है। आधार की अधिकरण क्रिया होती है, अर्थात जहाँ आधार होता है वहाँ अधिकरण कारक होता है। बदलू को ये कर्म कारक है। किसी बात से ये करण है, साधन है। कांच की चूड़ियों ये संबंध है, यहाँ संबंध बताया जा रहा है। तो व्याकरण खंड में हम आपको कारक जो भाग है, व्याकरण का जो एक अंश है कारक, इसके बारे में विस्तार से वहाँ हम आपको पढ़ाएंगे। उदाहरण और देख लेते हैं। दूसरा उदाहरण है, पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। विकसित करने के लिए ये संप्रदान कारक है, पाठ्यक्रम में अधिकरण कारक है, पत्र लेखन का संबंध कारक है। तीसरा उदाहरण है, कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का मन बनाया बस की यात्रा से। नौजवानों ने अर्थात कर्ता कारक हैं, ड्राइवर को ये कर्म कारक है। अगला देखते हैं। भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के को संवाक सिनेमा के जनक अर्देशीर की उपलब्धि को अपनाना ही था, क्योंकि वहाँ से सिनेमा का एक नया युग शुरू हो गया था। भारतीय सिनेमा के अर्देशीर की संवाक सिनेमा के, यहाँ पर तो संबंध कारक है, संबंध का है। फाल्के को उपलब्धि को ये कर्म कारक है, वहाँ से ये अपादान कारक है। अपादान अलग होने के अर्थ में अपादान कारक आता है। मैं आगे बढ़ा ही था कि बेर की झाड़ी पर से मोती सी बूंदें मेरे हाथ पर आ गिरी। मैं कर्ता कारक है, बेर की ये संबंध कारक है, संबंध बता रहा है। झाड़ी पर से ये अपादान कारक है, मेरे हाथ पर ये अधिकरण कारक है। हाथ पर, बूंद कहाँ है? हाथ पर, आधार पर है। तो ये पाठ जो है यहीं संपन्न होता है। आगे केवल पढ़ने के लिए एक आलेख है, उसे भी पढ़ते हैं। आइए, केवल पढ़ने के लिए हम पृथ्वी की संतान हैं। प्रदूषण के महासंकट से निपटने के लिए विश्व भर के राष्ट्रों की एक बैठक 5 जून 1972 को स्टॉकहोम, स्वीडन में हुई थी। इस अवसर पर तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वयं श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने अभिभाषण में माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या का संदेश दिया था। इस दिवस की स्मृति में ही प्रत्येक वर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस हम मनाते हैं। 5 जून को कौन सा दिवस मनाते हैं? पर्यावरण दिवस। सन 1992 में रियो डी जेनेरो, ब्राज़ील में एक पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसका एकमात्र उद्देश्य यही था, पृथ्वी को बचाओ।
प्रकृति एक विशाल पारिस्थितिकी तंत्र है जिसमें दो प्रकार के प्रमुख घटक शामिल हैं, जैविक और अजैविक। जैव मंडल का निर्माण भूमि, गगन, अनिल अर्थात वायु, अनल अर्थात आग, अनिल तो वायु होती है, अनल आग, और जल नामक इन 5 तत्वों से होता है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचिति अति अधम शरीरा। तो 5 तत्वों से सृष्टि निर्माण होता है, जिसमें हम छोटे बड़े एवं जैव अजैव विविधताओं के बीच रहते आए हैं। इसमें पेड़ पौधों एवं प्राणियों का निश्चित सामंजस्य और सह अस्तित्व है, जिसे समन्वयात्मक रूप में पर्यावरण के विभिन्न अवयव कहते हैं। पर्यावरण शब्द परि और आवरण इन 2 शब्दों के योग से बना है। परि और आवरण का सम्यक अर्थ है वह आवरण जो हमें चारों ओर से ढके हुए है, आवृत किए हुए है। प्रकृति और मानव के बीच का मधुर सामंजस्य बढ़ती जनसंख्या एवं उपभोगी प्रवृत्ति के कारण घोर संकट में है। यह असंतुलन प्रकृति के विरुद्ध तीसरे विश्व युद्ध के समान है। विश्व भर में वनों का विनाश, अवैध एवं असंगत उत्खनन, कोयला, पेट्रोल, डीजल के उपयोग में अप्रत्याशित अभिवृद्धि, कल कारखानों के विकास के नाम पर विस्तार मानव सभ्यता को महाविनाश के कगार पर ला खड़ा कर दिया है। विश्व के प्रसिद्ध नदियां जैसे गंगा, यमुना, नर्मदा, राइन, सीन, माश, टेम्स जैसी नदियां भयानक रूप से प्रदूषित हो चुकी हैं। इनके निकट बसे लोगों का जीवन दूभर हो गया है। पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल के स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन गैस की एक मोटी परत है। यह धरती के जीवन की रक्षा कवच है, जिससे सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें रोक ली जाती हैं। किंतु पृथ्वी के ऊपर जहरीली गैसों के बादल बढ़ते जाने के कारण सूर्य की अनावश्यक किरणें बाह्य अंतरिक्ष में परावर्तित नहीं हो पाती, जिसके कारण पृथ्वी का तापमान अर्थात ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता जा रहा है, जिससे छोटे बड़े सभी द्वीप समूह एवं महाद्वीपों के तटीय क्षेत्रों में डूब जाने का खतरा बढ़ गया है। अर्थात बर्फ़ जमा होती है और बर्फ़ जो जमी हुई बर्फ़ है वो गर्मी के कारण बर्फ़ पिघलती है, और जिससे समुद्री जो इलाके हैं, पानी वाली जो जगह हैं, वहाँ जो द्वीप हैं, तट हैं, वो डूब जाते हैं, बस्तियाँ डूब जाती हैं। इसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। यही स्थिति रही तो मुंबई जैसे महानगर प्रलय की गोद में समा सकते हैं। पृथ्वी पर बढ़ते तापमान के कारण विश्व सभ्यता को अमृत एवं पोषक जल प्रदान करने वाले ग्लेशियर या तो लुप्त हो गए हैं या लुप्त होने की ओर बढ़ते जा रहे हैं। अमृत वाहिनी गंगा अपने उद्गम गंगोत्री के मूल स्थान से कई किलोमीटर पीछे खिसक चुकी है। गंगा कहाँ से उद्गम होती है? गंगोत्री से, लेकिन अब वो कई किलोमीटर पीछे जा चुकी है। प्राकृतिक आपदाओं में बढ़ोतरी के कारण लाखों लोग शरणार्थी बन चुके हैं। विशेषकर अपने भारत में ही बांधों, कारखानों, हाइड्रो पावर स्टेशनों के बनने के कारण लाखों वनवासी भाई बहन बेघर होकर शरणार्थी बने हैं। पर्यावरण के प्रति गहरी संवेदनशीलता प्राचीन काल से ही मिलती है। अथर्ववेद में लिखा है, मातो भूमि पुत्रो अहम पृथव्या, अर्थात भूमि माता है, हम पृथ्वी के पुत्र हैं। एक जगह यह भी विनय किया गया है कि हे पवित्र करने वाली भूमि, हम कोई ऐसा काज न करें, ऐसा काम न करें जिससे तेरे हृदय को आघात पहुँचे। हृदय को आघात पहुँचाने का अर्थ है पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्रों अर्थात पर्यावरण के साथ क्रूर छेड़छाड़ न करना। हमें प्राकृतिक संसाधनों के अप्राकृतिक एवं बेतहाशा दोहन से बचना होगा। आज आवश्यकता इस बात की है कि विश्व के तमाम राष्ट्र जलवायु परिवर्तन के गंभीर खतरे को लेकर आपसी मतभेद भुला दें और अपनी अपनी जिम्मेवारी ईमानदारी पूर्वक निभाएं, ताकि समय रहते सर्वनाश से उबरा जा सके। विश्व विनाश से निपटने के लिए सामूहिक एवं व्यक्तिगत प्रयासों की जरूरत है। इस दिशा में अनेक आंदोलन हो रहे हैं। अरण्य रोदन, जंगलों को उजाड़ने के बदले अरण्य संरक्षण की बात हो रही है। सचमुच हमें आत्मरक्षा के लिए पृथ्वी की रक्षा करनी होगी। भूमि माता है और हम पृथ्वी की संतान, इस कथन को चरितार्थ करना होगा, यथार्थ रूप में इसे अपनाना होगा। कहने से कुछ नहीं होगा, इसलिए
पर्यावरण के लिए हमें अपनी जी जान से इस काम को करना होगा। प्रभु नारायण जी ने ये आलेख लिखा है जो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित था। ये जो पाठ है यहीं पूर्ण होता है। काफ़ी बड़ी वीडियो बन चुकी है, 2 भागों में आप इसको देख लें, आधा एक दिन देख लें, आधा दूसरे दिन देख लें। और इससे पहले कि अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा कर के आप सभी पाठ देख सकते हैं। धन्यवाद।